नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ के एग्जाम के लिए जो हम लोग अभ्यास सीरीज 2.2 चला रहे हैं, जिसपे हम लोग रिवीजन के साथ थ्योरी भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है जियोग्राफी की। जियोग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी में क्लास नंबर 6। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ना देखे हो देख लेना, क्योंकि बिल्कुल क्रम से चल रही हैं और एक क्लासेस दूसरे क्लासेस से कनेक्टेड है। ठीक है, इस वजह से थ्योरी में तो आपको पिछली वाली देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो 5 हैं तो देख लेना, ना देखे हो तो। और आज हम लोग 6वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। पूरा मैपिंग बेस करेंगे और जहाँ पे हम लोगों ने पीछे ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था कि हम लोग भौतिक विभाजन कर रहे थे और भौतिक विभाजन में जो उत्तर का पर्वतीय भाग होता है उसको हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें हिमालय देख लिया था, पूर्वोत्तर हिमालय देख लिया था, घाटियां देख लिया था, दर्रे देख लिए थे, सब कुछ देख लिया था, इसमें कुछ नहीं बचा। उसी के बाद आते हैं उत्तर का मैदानी भाग, जो कि बहुत ही छोटा है मैदानी भाग, और इसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। क्यों, डिटेल में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग आपको यूपी जीके में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है वही देखेंगे, बाकी इसका ज़्यादातर पार्ट यूपी जीके में आता है, क्योंकि उत्तर का मैदानी भाग यूपी से शुरू हो जाता है, इस वजह से यूपी जीके में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के लहजे से जितना इंपॉर्टेंट है उतना पहले हम लोग कवर करते हैं। ठीक, देखिएगा। चलिए, तो उत्तर का मैदानी भाग। तो सबसे पहले अगर मैं मैप बनाऊं तो मैप में देखें कि कहाँ पे है उत्तर का मैदानी भाग। तो देखिए, अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊं इस प्रकार से, ये रहा, कच्चा चिट्ठा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये पढ़ लिया था। इसी के जस्ट नीचे शुरू होता है उत्तर का मैदानी भाग। अब ऊपर से नदियां भी आई थी, जैसे मैंने बताया था, नुब्रा नदी आई थी और तमाम ग्लेशियर बताए थे मैंने, महान हिमालय से निकले थे, वहां से नदियां आई थी। कोशी नदी हो गई, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी, यमुनोत्री, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, तीस्ता नदी, काली नदी, नुब्रा नदी, ये सब बता दिए थे। अब यहां से जो नदियां आई, ऊपर से जो नदियां आ रही हैं, समझना, ऊपर से नदियां आ रही हैं तो जैसे ही प्रवेश करेंगी तो कहाँ प्रवेश करेंगी? शिवालिक के नीचे जाएंगी, शिवालिक के नीचे। अब शिवालिक के नीचे क्या है? उत्तर का मैदानी भाग है। तो उत्तर का मैदानी भाग जैसे ही शिवालिक के नीचे है तो उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, पहले क्षेत्र पड़ता है भावर क्षेत्र, फिर पड़ता है तराई क्षेत्र। अब फिर जब इनसे नदियां गुजरती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, गाद लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, तो वहां से बनता है खादर और बांगर। ये क्या है? ये जलोढ़ मिट्टियां हैं। जलोढ़ मिट्टी या इन्हीं कछारी मिट्टी कहते हैं। कहीं कहीं कछारी ऑप्शन में आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है ये कौन सी मिट्टी है। तो जलोढ़ को ही कछारी कहते हैं, मृदा। ठीक, बस इतना है इंपॉर्टेंट इसमें। अब क्या पूछेगा क्या? तो सबसे नीचे समझो क्या पूछेगा। सबसे नीचे क्या था? सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी थी? शिवालिक। आपसे पूछेगा ये बताओ शिवालिक के गिरिपद पर कौन सा क्षेत्र शुरू होता है? गिरिपद का मतलब गिरी मतलब पर्वत, अपद मतलब पैर। तो शिवालिक पर्वत के नीचे, पैर से मतलब नीचे से, अब कौन सा पर्वत शुरू है या कौन सा क्षेत्र शुरू है? तो भावर क्षेत्र। फिर उसके नीचे तराई क्षेत्र, फिर खादर और बांगर, जलोढ़ मृदा का विस्तार है यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे भावर क्षेत्र क्या होता है? तो भावर क्षेत्र आपको पता है कि यहाँ पर कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है, नदियाँ यहाँ पर विलुप्त नजर आती हैं, है ना। तराई में नदियाँ काफ़ी उफान आ जाती हैं, नदियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, भावर से आगे नदियाँ उत्पन्न हो जाती है। यह तराई का क्षेत्र बहुत नमी वाला होता है, यहाँ अत्यधिक बीमारियाँ फैलती हैं। फिर खादर बांगर, ये आपने यूपी में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यूपी जीके में इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। और
उत्तर के मैदानी भाग का विभाजन करते हैं। उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। इसका मतलब है देखो, यहां पे जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, यहां पे भी कुछ मैदान होगा। ये जो पूर्वोत्तर भारत में है तो यहाँ पे भी कुछ मैदान होगा। वैसा तो नहीं शिवालिक ही शिवालिक है, यहाँ पे भी कुछ मैदान होगा। ठीक है, पश्चिमी वाले क्षेत्र में भी कुछ मैदान होगा, ये वाले में, और बीच में तो है ये मैदान पूरा भावर तराई क्षेत्र वाला। ठीक है, तो इनको अलग अलग देखना है बस। तो सबसे पहले पंजाब वाला देख लेंगे। पंजाब मैदानी भाग, कुछ नहीं, सिंपल सा पूछेगा कि पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र है, तो हम लोगों को सिंधु नदी तंत्र के जो दोआब क्षेत्र है वहां से प्रश्न यहां से बनेंगे। ठीक, कैसे समझो, पहले मैप देख लें। कुछ इस प्रकार से मैप बना दिया मैंने। ये उत्तर वाला क्षेत्र है, सबको पता है कि ये जम्मू कश्मीर है पूरा, ये लद्दाख है ना, ये पता है सबको, ये वाला क्षेत्र है। ठीक, अब हो क्या रहा है, नदियां आ रही हैं। कौन सी नदियां हैं देखो, एक तो नदी यहां से आई, देखना, यहां से नदी आई, यहां से बहते हुए बहते हुए बहते हुए आगे चली गई। फिर बीच से नदी आई, यहां से बहते हुए आगे चली गई। फिर एक और नदी आई, यहां से भी इस प्रकार से आगे चली गई। फिर एक और नदी आ गई, ये भी आगे चली गई। एक और नदी आई, ये बीच में ही रुक गई, और यहाँ से एक और नदी निकली, वो ऐसे आगे बढ़ते 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 आगे चली गई। ये आगे जाके नदियाँ मिल गई। आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए अभी, ठीक है, ये आप छोड़ दो, ये बीच का देखना है हमको, समझो। तो ये नदी का पॉइंट ये है, इसका ये है, और इधर ये है, इधर के पॉइंट ये है। ठीक है, एक नदी बीच में जुड़ रही है, देख रहे हो, ये वाली नदी जो है बाहर नहीं निकल रही, ये जुड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। अब सबके नाम लिखो पहले, नाम कौन कौन से हैं। तो देखो, ये वाली जो नदी है इसको बोलेंगे, ऊपर से आएंगे, इसको बोलेंगे सिंधु। फिर है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, रावी, और ये छोटी नदी है ना रावी, फिर ये व्यास, और फिर है सतलज। सतलज आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी उत्तर भारत की या पंजाब क्षेत्र की या सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ही दूसरी नदी से मिल जाती है। तो व्यास नदी, व्यास नदी पूरा भारत को पार नहीं करती, जबकि दूसरी नदियां पूरे भारत को पार कर रही हैं। चाहे वो झेलम हो, शुरुआत भारत से हो रही है लेकिन पूरा निकल जा रही है बाहर, ठीक है, लेकिन व्यास नदी भारत से ही उत्पन्न हो रही है, भारत में ही सतलज में मिल जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इन नदियों के बीच का कुछ क्षेत्र है, इन नदियों के बीच का क्षेत्र है, क्या आप देख रहे हो, सिंधु झेलम के बीच का क्षेत्र, झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र, चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र, रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और व्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र, ये वाला। आपसे यही पूछा जाता है इनके दोआब क्षेत्र का नाम बताओ। तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, अलग से नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये 1 नंबर दे दें, 2 नंबर दे दें, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर। ठीक है, ऊपर से क्रम से है बिल्कुल, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कौन सा क्षेत्र है देखो, ये जो पहला वाला क्षेत्र है सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र या दोआब क्षेत्र, इसको बोलेंगे सिंधु सागर। सिंधु सागर पूछेगा, निम्नलिखित में से सिंधु सागर किसका दोआब क्षेत्र है, किसके किन नदियों का दोआब क्षेत्र है, तो बताना सिंधु और झेलम का। सिंधु सागर दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र दोआब। दूसरा वाला कौन सा है, झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र, झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र चाज दोआब, चाज दोआब। तीसरा कौन सा है, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र रचना दोआब, रचना दोआब।
ठीक है। फिर है रावी और व्यास के क्षेत्र, रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र बताओ। बारी दोआब, बारी बारी दोआब, ठीक है। और फिर व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र, व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र बिस्त दोआब, बहुत आता है ये बिस्त दोआब, बिस्त बिस्त दोआब। उत्तर से दक्षिण, या ऐसे पूछेगा कि ये बताओ सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के दोआब क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाइए। तो बताओ पहले नंबर पे उत्तर से दक्षिण कौन आएगा? सिंधु सागर, फिर चाज, फिर रचना, फिर बारी, फिर बिस्त, ठीक है। और नदियां ध्यान रखनी है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, क्रम से ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है। अब इसके बाद आगे चलें, अगर आगे चलें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ। राजस्थान का जो मैदानी भाग है, राजस्थान का मैदानी भाग, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि राजस्थान के मैदानी भाग में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। जो यहाँ पे झीलें पाई जाती हैं, समझिएगा, जो यहाँ पे राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं वो खारे पानी की होती हैं, खारे पानी की होती हैं। और इन झीलों को, राजस्थान की जो झीलें हैं इनको प्लाया झील बोला जाता है। कौन सी झील? प्लाया झील, प्लाया झील। जैसे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो झीलें हैं उनको ग्रेट लेक्स झील बोला जाता है ना, तो ऐसे ही ये वाली झीलें हैं उनको प्लाया झील बोला जाता है, प्लाया झील। कौन कौन सी झीलें होती है? तमाम झीलें हैं। ये झीलों वाला पार्ट आ गया। जैसे सांभर, कुछ मैं दिखा देता हूँ, जैसे सांभर झील है, सांभर झील है, फिर डिंडवाना है, राजसमंद है, राजसमंद, बहुत बेहतरीन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, झीलों से प्रश्न बनते हैं। सांभर, डिंडवाना, राजसमंद, सांभर हो गया, पंचपद्र, ठीक है, फलौदी, फलौदी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हो गई। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ब्रह्मपुत्र या असम मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तो यहां पे क्या है कि ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण नदियों से हो रहा है। तो यहां पे भी लिख सकते हैं कि इस भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। अब ये कौन कौन से अवसाद हैं, तो ये हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर केवल, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लेना, याद कर लेना कि नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, क्रम लगाने को भी आएगा और वैसे भी आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, जो अपना मेन पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, और वो है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो अब प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप क्या है आपको पता होना चाहिए कि तीन ओर जो घिरा होता है जल से वही प्रायद्वीप है। जैसे दक्षिण भारत, यह भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यही क्या है? प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप ऐसा नहीं भारत में ही है, अरब प्रायद्वीप सुना होगा, ठीक है। वहां से प्रश्न 20 बार आए थे आरओ में कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब प्रायद्वीप में नहीं स्थित है, कौन सा देश नहीं स्थित है, ठीक है। तो वो विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप क्या है? तीन ओर पानी से घिरा होना। यहाँ पे कुछ स्टैटिक की बात कर लें, जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो क्या बताओगे? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जो मैंने बताया, ठीक है, अरब प्रायद्वीप। काफी सारे हम लोग यहाँ पठारों की बात करेंगे, काफी सारे हम लोग पठारों की बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार भी कह देते हैं। तो यहीं पर अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल कहां तक है? ये स्टैटिक छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं कंफ्यूजन वाले। ढाल तो आपको पता है, यहां से नदियां निकल के यहां जाती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से नदियां जाती हैं इधर को,
बंगाली खाड़ी में गिरती हैं ज़्यादातर नदियाँ। तो ढलान कहाँ को हो गई? ढलान हो गई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये पूछ लेता है स्टेटमेंट पे कि प्रायद्वीपीय भारत की ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर है, या ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस प्रकार से आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। और ध्यान रखना एक पॉइंट कि लगभग 22 डिग्री जो अक्षांश है वो भारत को बीचों बीच से काटता है। भारत को बीचों बीच से काटता है ना बोल के भारत को बीच, अक्षांश भारत के बीच से गुजरती है ऐसे बोल दे, ज्यादा बेटर है। लाइन भारत के बीच से गुजरती है, ठीक है। तो अब प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ना क्या है वो देखते हैं, सीधे मैप में देखेंगे। समझना, तो पूरा हम लोग मैप में ही देखेंगे बहुत अच्छे से। इस प्रकार से आपको भी मैपिंग में ही कवर करना है, ठीक है। तो ये मैंने मैप बना दिया है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लें। तो यहाँ पे सबसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे अरावली। यहाँ पे पहाड़ी है अरावली। फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे भी एक पहाड़ी है शायद, विंध्यन। फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे भी एक पहाड़ी है शायद, सतपुड़ा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे भी शायद एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है। अब फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ ये, और इसको शायद बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। फिर हम लोग बीच में इस प्रकार से ये पढ़ लेंगे, इसको बोलते हैं नीलगिरी। अब फिर हम लोग दक्षिण घाट पढ़ लेंगे, दक्षिणी घाट या अलग अलग पहाड़ियाँ इसकी, ठीक है। ये कुछ हो गई। तो पहले हम लोग नाम लिख दें क्या क्या अपने को पढ़ना है इसमें, उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये है अरावली, अरावली, ठीक है। ये क्या है? ये विंध्यन है या विंध्याचल की पहाड़ियाँ। देखो क्या है कि विंध्यन क्रम लगातार नहीं है, इस वजह से मैंने टुकड़ों में बनाया है, ठीक है। ये क्या है? ये है सतपुड़ा। ये क्या है? ये है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री बोलेंगे हम लोग। ये क्या है? ये है पूर्वी घाट। ये क्या है? ये है नीलगिरी। और ये तीन पहाड़ियां मैंने बनाई है, ये क्या है? इसको दक्षिणी घाट बोल दो अभी, बाद में इसका विस्तार देखेंगे, दक्षिणी घाट, ठीक है। तो इतनों को अपने को पढ़ना है काफी डिटेल में, ठीक। अब हो क्या रहा है देखो, यहां पे एक पहाड़ी मैंने गुजरात क्षेत्र बनाई है, ये पहाड़ी है गिर। कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी, ठीक है। और ये दक्षिणी घाट में सबसे नीचे वाली पहाड़ी है, इसको बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, ठीक है। और ये सतपुड़ा पहाड़ी है, इसी का आगे विस्तार चला गया है पश्चिम बंगाल में, जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल झारखंड वाले क्षेत्र में इसको बोलते हैं राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी बिंदु कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु भाई साहब सबसे उत्तर में तो अरावली मैंने बनाया है, और अरावली के सबसे ऊंची चोटी, सॉरी सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है ये है रायसीना हिल्स या दिल्ली रिज बोला जाता है। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र हो गया। सबसे दक्षिणी क्षेत्र बताओ प्रायद्वीपीय पठार का। तो सबसे दक्षिण में तो कार्डमम पहाड़ी है, तो कार्डमम हो गया। सबसे पश्चिमी बताओ तो पश्चिम में गिर पहाड़ी है, और सबसे पूर्वी बताओ तो पूर्वी में राजमहल पहाड़ी है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है, ठीक। तो इस प्रकार से चीजें पूछी जाती है, और आपको पता है रायसीना हिल्स में ही संसद भवन स्थित है, ठीक। देखते हैं एक एक करके, पहले लिख दें यही चीज। प्रायद्वीपीय पठार के बिंदु
तो याद रखना प्रायद्वीपीय पठार के जो बिंदु हैं वो आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी बताओ और सबसे दक्षिणी बताओ। 1 मिनट रुकिएगा। जी ठीक है। तो सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी अगर पूछे प्रायद्वीपीय पठार का, तो सबसे उत्तरी हम लोग देखेंगे कौन सा है, दिल्ली रिज, या इसी को रायसीना हिल्स बोल देंगे, रायसीना हिल्स, जो कि अरावली का हिस्सा है। ठीक है। सबसे पश्चिमी बोले तो गिर, गिर पहाड़ी कहां पे है, गुजरात में है। सबसे पूर्व, सॉरी हाँ, सबसे पूर्वी बोले तो राजमहल, राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये दोनों लिख दे रहे हैं, झारखंड में भी है, झारखंड में इसका विस्तार है, और प्लस आगे जाके पश्चिम बंगाल। ठीक है। दक्षिण बोले तो दक्षिण में सबसे नीचे है कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम, कार्डमम को हिंदी में इलायची बोलते हैं, या इलायची को इंग्लिश में कार्डमम बोलते हैं, तो इलायची, इलायची की पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी। ठीक है। कहाँ पे है, केरल में। ठीक है। तो ये आपका हो गया विस्तार, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं अरावली के बारे में। ठीक। अरावली मैं थोड़ा सा स्पीड में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा और एक तरीके का रिवीजन है ये। ठीक है। थोड़ा देखना अच्छे से, जो भी फैक्ट होगा वो लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। सबसे पहले, सबसे पहले तो यही पॉइंट है, अरावली क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, पर्वत श्रेणी है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, मतलब प्री कैम्ब्रियन काल बोले तो लगभग 580 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है। तो यहीं पे लिख दें, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ है, और ये एक अवशिष्ट पर्वत है, यह एक अवशिष्ट, अवशिष्ट को बोलते हैं रेजिडुअल, इंग्लिश में रेजिडुअल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को ऐसे लिख के आ जाता है कभी कभी। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। और ध्यान रखना कि अवशिष्ट पर्वत अरावली ही नहीं है, अरावली भी अवशिष्ट है, सतपुड़ा भी अवशिष्ट है, और विंध्यन भी अवशिष्ट है, पर्वत है। मैं लिख देता हूं अवशिष्ट यहां पे कौन कौन है। अवशिष्ट आ जाए तो तीनों है, मतलब अरावली भी है, विंध्यन भी है, और सतपुड़ा भी है। तीनों अवशिष्ट हैं या तीनों रेजिडुअल पर्वत हैं। क्लियर। अब अवशिष्ट मतलब होता क्या है भी समझो। अवशिष्ट मतलब क्या, अवशिष्ट मतलब निरंतरता समाप्त हो जाए, यहीं पर लिख दे अवशिष्ट, नहीं भूल जाओ क्या होता है अवशिष्ट, निरंतरता ना रहे। कैसे, समझ में नहीं आया, समझो। ये जो पहाड़ी है ना अरावली, ये बीच बीच में टुकड़ों में है, जैसे विंध्यन देखो बीच बीच में गैप है ना, जैसे चार्ट में टुकड़े बनाए हैं, बीच बीच में काफी गैप है। सतपुड़ा देखो बीच बीच में काफी गैप है। आप ये देखो पश्चिमी घाट बिल्कुल लगातार है, कहीं टुकड़े नहीं है। पूर्वी घाट देखो बीच में बहुत कम टुकड़े हैं, मैंने बना दिया है लेकिन बीच में बहुत कम है। ठीक है। तो इसी वजह से रेजिडुअल सबसे ज्यादा कौन सी, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा। क्लियर। तो ये चीज हो गई। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, और अगर मैं अरावली को अलग से बनाऊं, समझिएगा यहाँ पे अरावली पहाड़ी कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से मान लो कुछ इस प्रकार से ये पहाड़ी है, और इस प्रकार से इसके छोटे छोटे टुकड़े अब आगे चले गए हैं, निरंतरता नहीं है ना क्योंकि, तो आगे चले गए हैं। तो इसी को जो आगे एकदम कोने में गया है, यही है दिल्ली रिज, क्योंकि सबसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिंदु दिल्ली रिज या रायसीना हिल्स। सबसे दक्षिणी बताओ कहाँ से शुरुआत है इसकी, तो पालनपुर, पालनपुर कहाँ पे, गुजरात, गुजरात। ठीक है। पालनपुर गुजरात से शुरू होकर दिल्ली रिज तक इसका
विस्तार है। बहुत बढ़िया, आगे देखो। आगे देखेंगे तो इसकी लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती। हाँ, यहां पे एक इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। कितनी? 1722 मीटर। क्या पूछेगा ये बताओ? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी? 1722 मीटर। यहीं पर है माउंट आबू हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन माउंट आबू। ठीक है, और इसी को राजस्थान का शिमला कहते हैं। आपने पढ़ा होगा माउंट आबू कहां पे? राजस्थान में। इसी को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। शिमला क्या है? एक प्रकार का हिल स्टेशन है। ठीक है, और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसको विमल शाह ने बनवाया था। जैन मंदिर है जिसको विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो यहीं पे नोट करके लिख लेना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पे है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, तो ये मैंने क्या बना दिया? हम लोगों ने ये क्या बनाया है? हम लोगों ने बनाया है अरावली। ठीक है, अरावली समाप्त, इतना ही है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अरावली के बाद, एक मिनट रुकिएगा, अरावली हो गया है समाप्त। अब अरावली के बाद हम लोग देखते हैं विंध्यन। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी। अच्छा, एक चीज और समझ लेना यहाँ पे, जैसे जलवायु वगैरह पढ़ोगे ना, तो जलवायु में कंसेप्ट आता है कि जो मानसून आता है, मानसून, तो मानसून केरल से आता है। केरल से आता है, राजस्थान नहीं जा पाता। क्यों? हालांकि यहां से आता है तो राजस्थान जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरावली की पर्वत श्रेणी तोड़ के थोड़ी ना चला जाएगा। तो अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, इसी वजह से पर्वत श्रेणियों के समानांतर समानांतर ही इस प्रकार से चला जाता है। अगर पर्वत श्रेणियां ना होती तो राजस्थान में चला जाता। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट बनते हैं, तो एक दूसरे से लिंक है सारे कंसेप्ट। अरावली में देखते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट देखते हैं। तो यह एक ब्लॉक पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, और याद रखना कि उत्तर भारत अप्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजक के रूप में काम करता है ये। ठीक है, इसका जो विस्तार है, विस्तार कहां से है? तो विस्तार इसका गुजरात से है, गुजरात से सासाराम। अब सासाराम आपको पता है कहाँ है? सासाराम बिहार में है, शेरशाह सूरी की समाधि यहीं पर है ना? तो गुजरात से सासाराम तक इसका विस्तार भी है। और यहां मैंने आपको बताया है कि देखो निरंतर नहीं है, टुकड़ों में है ना? तो वही टुकड़े बनाते हैं पहले। कौन कौन से टुकड़े हैं? तो एक ही टुकड़ा है, देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस प्रकार से टुकड़े में है। तो इन टुकड़ों के नाम भी हैं क्या? बिल्कुल नाम भी हैं। नाम पढ़ने हैं क्या? बिल्कुल नाम पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं देखो। तो सबसे पहला जो नाम मिलता है हमें, मिलता है जोबट हिल्स। जोबट हिल्स कैसे पूछेगा अभी देखेंगे क्वेश्चन भी। एक है भांडेर, भांडेर। एक है कैमूर, कैमूर। और एक है पारसनाथ, पारसनाथ। आपसे पूछा जाएगा कैमूर पर्वत श्रृंखला या कैमूर पर्वत किस श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी सतपुड़ा, या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो बताना है विंध्यन का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इसी के हैं श्रेणी के, लेकिन बस नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भांडेर है ना, भांडेर, यहीं पर विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? कालूनर, कालूनर, या इसी को सद्भावना भी कहते हैं, सद्भावना। या इसी को एक बार आया था गुडविल पीक, इंग्लिश में गुडविल पीक। हालांकि गुडविल पीक मत याद करो, सद्भावना और कालूनर इंपॉर्टेंट है। और कितनी है? तो 752 मीटर। क्या है ये? विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? भांडेर में। क्या नाम है? कालूनर, कालूनर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन में लाल, बलुआ,
पत्थर, बिंदन में क्या है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के भंडार है। ठीक है, तो पूछा जाए कि बिंदन क्रम में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, गुजरात से सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है। टुकड़ों में है, कौन कौन से टुकड़े हैं, तो पहला जोबट हिल्स है, फिर भांडेर है, कैमूर है, पारसनाथ है। अगर आपसे आ जाए कि विंध्य श्रेणियों के पर्वतों को क्रम से लगाइए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो इस प्रकार से लगा देना, पहले जोबट हिल्स, फिर भांडेर, फिर कैमूर, फिर पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी कालूनर कहाँ पे है, भांडेर में है। कितनी है, 752 मीटर। हो गया, आगे चलते हैं, इतना ही है। तो अरावली खत्म, बिंदन खत्म, आगे चलेंगे, सतपुड़ा उठाते हैं पहले। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा में पहले लिख देंगे कि ये भी अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। भ्रंश द्वारा इसका निर्माण हुआ है, भ्रंश मतलब गड्ढे द्वारा, भ्रंश द्वारा निर्माण हुआ है। अब भ्रंश द्वारा निर्माण हुआ है तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। अब देखो यहां पे मैप देखो, पहले ये भी टुकड़े में था, हम लोग ने देख लिया। अब ये भी टुकड़े में है, सतपुड़ा भी, तो सतपुड़ा भी टुकड़े में है, टुकड़े में ही देखेंगे। देखो, तो सतपुड़ा का एक टुकड़ा तो ये रहा, सतपुड़ा पहाड़ी का एक टुकड़ा ये रहा, सतपुड़ा पहाड़ी का एक टुकड़ा ये है। एक और ले लो आगे, एक और ले लो आगे। ये क्या है, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं जो कि टुकड़ों में है। क्यों टुकड़ों में है, क्योंकि अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अब देखिए इनको जो नाम है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, तो पहले वाले का नाम तो सतपुड़ा ही है, सतपुड़ा ही है। ठीक है, विस्तार कहाँ पे है, विस्तार पहले देख लें। इसका मध्य प्रदेश में ज्यादा विस्तार है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो गया, आगे चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है, तो यहां पे विस्तार ज्यादा है। तो सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद राजपिपला, राजपिपला, उसके बाद ग्वाली, बहुत आता है ग्वाली पहाड़ी, किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का, ग्वाली। फिर महादेव, महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का। फिर उसके बाद मैकाले, मैकाले, ये पहाड़ियां हैं, टुकड़ों में है, अलग अलग नाम है, किसका, सतपुड़ा का। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट कि सतपुड़ा में ही एक हिल स्टेशन है। जैसे अरावली में हिल स्टेशन था, विंध्यन में हिल स्टेशन कोई नहीं था। ठीक है, तो यहीं पर एक हिल स्टेशन है, ये पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पे है, सतपुड़ा में। आपसे यही पूछा जाता है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पे है, सतपुड़ा में। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद ये बताओ कि सबसे ऊंची चोटी बताओ, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो महादेव है, महादेव में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। कितना, 1350 मीटर, 1350 मीटर, यहीं पे लिख लें सबसे ऊंची चोटी। ठीक, आगे चलो, आगे बताओ, आगे सुनो। तो मैकाले में एक और चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी सुने होगे, कहाँ पे है, मैकाले में। कितनी, 1050। अब मैंने बताया इसका विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, तो ये मैकाले कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मेरी बात समझे, मैंने कहा, देखो मैं प्रश्न बता रहा हूं उसके बाद सुनना। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो आप बताओगे धूपगढ़, कहाँ पे है, महादेव में। आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, कहाँ पे है, मैकाले में, छत्तीसगढ़। कितनी, 1050, 1050 मीटर है ये। ठीक है, आपसे पूछा जाए पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है, सतपुड़ा में है। आपसे पूछा जाए महादेव पर्वत
किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। आपसे पूछा जाए मैकाले पर्वत किसका हिस्सा है, या मैकाले श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। ग्वाली किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। सतपुड़ा के पर्वतों को या सतपुड़ा की श्रेणियों को पश्चिम से उत्तर या उत्तर से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाओ, लगा दो। सतपुड़ा, राजपीपला, ग्वाली, महादेव, मैकाले। ठीक, इतने प्रकार से प्रश्न आएंगे। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा सा समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इतना। आगे चले। अब देखो, ये तो धूपगढ़ हो गया सबसे ऊंची चोटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अमरकंटक है ना, यहाँ समझिए। अमरकंटक, सतपुड़ा, राजपीपला, ग्वाली, महादेव, मैकाले सभी सतपुड़ा के हिस्से हैं। मैं केवल मैकाले को अलग ले रहा हूँ और मैकाले में भी अमरकंटक को अलग ले रहा हूँ। जैसे ये है अमरकंटक, अमरकंटक कितनी 10-50 मीटर। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहीं से एक नदी निकलती है, समझना, यहीं से एक नदी निकल रही है, एक नदी निकल रही है। उस नदी का इस प्रकार से एक नदी निकल रही है इधर को, एक ऊपर भी नदी जा रही है और एक इधर भी नदी जा रही है। समझना है यहाँ पे कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर नदी जा रही है ये है सोन नदी। तो सोन नदी ऊपर जाती है, सोनभद्र में जाती है, फिर बिहार में जाती है, वो अलग देखेंगे हम लोग। ठीक, एक नदी जा रही है यहाँ पे, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक, अब नर्मदा नदी में बहुत सारे बांध बने हैं। क्या बने हैं? बांध बने हैं। कितने बांध बने हैं? 1-2 बांध होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, लगभग 3-4 बांध है। कौन कौन से बांध है देखो। एक बांध है बरगी बांध, बरगी बांध। एक बांध है इंदिरा बांध, इंदिरा बांध। एक बांध है ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। एक है माहेश्वर बांध, या मंडलेश्वर भी आ जाता है, माहेश्वर बांध। एक है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मैंने बोल भी दिया है। ये रहा ये बांध, ये रहा ये वाला बांध, ये बांध है, ये बांध है, और ये बांध है। ये लगातार बांध बने हुए हैं किस पे? नर्मदा नदी पर। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, और माहेश्वर से लगा के, ओंकारेश्वर से लगा के, इंदिरा बांध से लगा के बरगी बांध तक ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। यहां तक मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं होगी। यहां जो नदी जा रही है ये वाली, इसको, ये वाली नदी है महानदी। हालांकि अगर देखिए समझिएगा, महानदी, हालांकि नदियां हम लोग अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं एक चीज कि महानदी अगर आ जाए कहां से निकलती है, तो महानदी निकलती है एग्जैक्टली बोले तो सिहावा के पास। यहां पे एक सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी यहां से निकलती है। लेकिन अगर सिहावा ऑप्शन में नहीं है तो अमरकंटक करेंगे। क्यों? क्योंकि महानदी जो है अमरकंटक के पास सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है। तो अगर सिहावा नहीं है तो अमरकंटक करना है, वरना सिहावा कर देना है। ठीक है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है। सोन नदी ऊपर से निकलती है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मैप में, क्यों बताया मैंने ये अमरकंटक है ऊपर, यहां से नदी निकली, यहां से नदी निकल रही, देखो यहां से नदी निकल रही है, ये ऐसे जा रही है। कहाँ जा रही है? ये जा रही है अरब सागर की ओर, अरब सागर में गिरती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा, और ये देखो पहले यहां देखें, ये है, यहां पे क्या है? यहां पे है महादेव, मैकाले। ये है महादेव, ये है मैकाले। तो मैकाले से निकली नदी, और मैकाले से निकली कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से जा रही है, देखो इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये गिर गई। क्या पूछेगा?
नर्मदा नदी किसके मध्य है? तो ऊपर विंध्यन और नीचे सतपुड़ा के मध्य निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है किन पहाड़ियों के मध्य से होता है? तो ऊपर है विंध्यन क्रम और नीचे है सतपुड़ा क्रम। ठीक है, तो नर्मदा नदी ये है नर्मदा, ऊपर है विंध्यन और नीचे है सतपुड़ा, इनके मध्य है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के मध्य है? तो विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य है। ठीक, ठीक है, और नीचे से ताप्ती भी निकलती है, यहीं से ताप्ती भी निकलती है, मूल बैतूल पहाड़ी से ताप्ती निकलती है। तो हालांकि वो हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। और सतपुड़ा भी समाप्त, सतपुड़ा समाप्त, विंध्यन समाप्त, अरावली समाप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखें हम लोग पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, चलिए मैप बनाते हैं पहले। तो मुझे लगता है इसमें मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। ये इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिण भारत है, कोई दिक्कत नहीं, हमें दक्षिण भारत की जरूरत है। देखिए जो पश्चिमी घाट है, पहले तो ये अवशिष्ट तो है नहीं, क्या भाई, अवशिष्ट तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये क्रम से है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या है, ये बिल्कुल क्रम से है। अब पूरा यही समझ लेना है, पूरा समझ में आ जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी। देखो ये हो गया, और सा और नीचे बढ़ा ले, ये ठीक है, ये हो गया। क्या है पश्चिमी घाट? इंपॉर्टेंट देखिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये बताओ, ये जो पश्चिमी घाट है इसको बीचों बीच से कुछ हाँ मैं कह रहा था, ये जो पश्चिमी घाट है इसको बीचों बीच से एक लाइन जो है वो काट रही है, बीचों बीच से। कौन सी लाइन है? देखिए ये मैंने बीच से लाइन बनाई एक, ये दिख रही है बहुत अच्छे से, बिल्कुल। ये क्या कर रही है? ये लाइन पश्चिमी घाट को बीचों बीच से काट रही है। तो कौन सी लाइन है ये? इस लाइन का नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपसे पूछा जाएगा ये बताओ पश्चिमी घाट को बीचों बीच से कौन सा अक्षांश अलग करता है, या कौन सा अक्षांश बीचों बीच काटता है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए एक चीज, कुछ चीजें मैं ओरली बोल रहा हूँ, जैसे पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? तो कई सारे राज्यों में है, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर गुजरात में भी जा रही है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में तो है ना, थोड़ा तमिलनाडु में भी आ जाती है। तो एग्जैक्टली ये कितने राज्यों में है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसको दो भागों में बांट दिया, तो ये हो गया उत्तरी हिस्सा, ये हो गया दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, इसी वजह से पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। समझिएगा पश्चिमी घाट का नाम क्या है? सह्याद्री। अब जब उत्तरी हिस्सा है तो इसको उत्तरी सह्याद्री बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोल देंगे? उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, समझिएगा। अब जो उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री है, तो अब आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, या सह्याद्री निम्नलिखित में से किस घाट को कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ये तो सिंपल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काल सुबोई, काल सुबोई, महाराष्ट्र में है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ, दूसरी, तो यह है महाबलेश्वर,
महाबलेश्वर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो ये है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी। तो कालसुबई महाबलेश्वर और फिर कुद्रेमुख ब्रह्मगिरी। ठीक है, कहां पे है भाई साहब ये? तो ये दोनों तो महाराष्ट्र में है, एमएच लिख दे रहा हूं, और ये दोनों कर्नाटक में है। कर्नाटक। ठीक, इंपॉर्टेंट। और क्या पूछा जा सकता है? पूछेगा ये बताओ, महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और ये जाके गिर जाती है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कितना बहती है? 1600 किलोमीटर। सॉरी, 1600 बोलो, 1400 किलोमीटर। ठीक है, एक और नदी है नीचे, ब्रह्मगिरी से निकलती है। ये कहाँ जाती है? ये कौन सी नदी है? ये है कावेरी नदी। आठ सौ किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे पूछेगा, पहले बताओ पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये अरब सागर है ना, यहाँ पे अरब सागर, तो अरब सागर प्लेट पाई जाती है, तो अरब सागर के प्लेट के टकराव से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट क्या है? पहाड़ियाँ ही हैं, लगातार पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट के कहाँ पर पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची हैं? तो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र गोवा साइड पहाड़ियाँ बहुत ही नीचे हैं, जबकि कर्नाटक केरल आओगे तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप पश्चिमी घाट में ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ पाओगे? तो दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र गोवा वाले क्षेत्र में क्या है? पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, पश्चिमी घाट का ये जो पश्चिमी हिस्सा है अरब सागर की ओर, मान लो ये पहाड़ी है, और जो पश्चिमी हिस्सा है ना अरब सागर की ओर, ये खाई नुमा है। कैसा है? खाई नुमा। मतलब आप पश्चिमी घाट पे हल्का सा पश्चिमी क्षेत्र में गए और सट्ट से एकदम नीचे चले गए। जबकि पूर्वी हिस्सा कैसा है? सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा का मतलब है यहाँ पे आप आराम से नीचे नीचे उतर सकते हो, लेकिन अगर पश्चिमी घाट में पश्चिमी क्षेत्र में गए तो सीधे अरब सागर में जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में कैसा है। ठीक, दूसरी चीज, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो 20 से अगर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग कर रहा है दोनों को, तो उत्तरी सह्याद्री हो गया, दक्षिणी सह्याद्री हो गया। दूसरी चीज, कर्नाटक में ही देखो कुद्रेमुख है ना, ये कुद्रेमुख है, और एक है बाबा बुदनगिरी। ये लौह अयस्क भंडारण के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कर्नाटक में है। कॉफी उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट। ठीक है, अब यहीं पर फिर नीलगिरी शुरू हो जाती है। क्या? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी को देखेंगे। तो इतना आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको लिख दी हैं, बस अगले टर्न पे हमको कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? पश्चिमी घाट को नीलगिरी से कनेक्ट करना है, नीलगिरी को पश्चिमी घाट से कनेक्ट करना है, और इन दोनों को पूर्वी घाट से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम में यही डायग्राम रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अगले टर्न पे ये ज़्यादातर चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो नीलगिरी और पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट ये सब चीज़ें देखेंगे अगले टर्न पे, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहीं से चीज़ें कनेक्ट होके आएंगी। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बता दिया है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।